तो स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी विद रोहित के अंदर। आज यहाँ पे जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी क्रच वॉकिंग। ठीक है, क्रच वॉकिंग जो, तो चलो बात करते हैं कि क्रच क्या होता है। ठीक है, क्रच वॉकिंग क्या होती है, क्रच क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रच की कि क्रच क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रच की। ठीक है, क्रच क्या होता है। ठीक है, तो क्रच क्या होता है। क्रच इज अ मोबिलिटी aid that transfer the transfer body weight that transfer body weight from from the legs to upper body typically used by people with leg injury or disability, leg injury or disability। ठीक है, तो बात आ गई क्रच की। ठीक है, तो क्रच क्या होता है। क्रच एक मोबिलिटी एड होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा एड जिससे कोई भी पर्सन जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, दैट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर करता है शरीर के बाहर को, बॉडी वेट को, फ्रॉम द लेग्स, पैरों से, फ्रॉम द लेग्स टू अपर बॉडी, लेग से लेके अपर बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, उन लोगों के अंदर यूज होता है। ठीक है, जो लेग इंजरी और डिसेबिलिटी के साथ होते हैं। ठीक है, तो शायद डेफिनेशन आपको कम समझ में आई होगी, बट जब हम आगे नेक्स्ट अपन क्रच के बारे में पढ़ेंगे तो वापस मैं आपको डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्रच। क्रच के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली जो आपके जो क्रच होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं अंडर आर्म क्रच, इनको अपन एक्सिलरी क्रच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी क्रच, एक्सिलरी, इनको अपन एक्सिलरी क्रच भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होते हैं फोर आर्म क्रच। कौन से होते हैं, फोर आर्म क्रच होते हैं। ठीक है, एक्सिलरी क्रच होते हैं और फोर आर्म क्रच होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही टाइप के जो क्रच है वो नॉर्मल जो है लोगों को आप जो है आपने यूज़ करते हुए हमेशा देखा होगा। ठीक है, तो एक्सिलरी क्रच या जो अंडर आर्म क्रच होते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, ये होते हैं एक्सिलरी अंडर आर्म क्रच, ये होते हैं फोर आर्म क्रच। ठीक है, अब देखिए, अब अपन को मेनली एक्सिलरी क्रच के बारे में पढ़ना है क्योंकि मोस्टली ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक एक टाइप का एक्सिलरी क्रच है, ये अंडर आर्म क्रच है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं क्रच पैड या एक्सिलरी पैड भी बोलते हैं। क्रच पैड या एक्सिलरी पैड बोलते हैं। ये होता है हैंड ग्रिप, इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंड ग्रिप, जहाँ से कोई भी जो पर्सन होता है वो क्या करता है, इसको पकड़ने होल्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये वो पार्ट होता है या वो एरिया होता है जिसको क्या है, क्रच की पर्सन की लेंथ जो होती है, उसके आर्म पिट की जो लेंथ होती है, एक्जिला की जो लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो ये होता है एडजस्टेबल एरिया होता है। क्या होता है, एडजस्टेबल एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी आप क्रच वॉकिंग करते हैं या एक्सिलरी क्रच का यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनको हमेशा माइंड के अंदर क्या करना है, रिमेंबर करना होता है। ठीक है, और जो नॉर्मली जो है आपके एग्जाम, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें से क्या होती है, रिमेंबर करनी होती है। ठीक है, तो अपना पॉइंट है, थिंग्स शुड बी रिमेंबर व्हेन यू यूज एक्सिलरी क्रच।
थिंग्स शुड बी रिमेंबर व्हेन यू यूज एक्सिलरी क्रच। जब आप एक्सिलरी क्रच को यूज करते तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट ए की। ए पॉइंट आपको क्या याद रखना है? ठीक है, तो पहला पॉइंट है ऑलवेज मेक 2 to 3 फिंगर्स, जिसको हम बोलते हैं 1 से 1.5 इंच डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड रेस्ट पैड टू प्रिवेंट एक्सिलरी नर्व इंजुरी, टू प्रिवेंट एक्सिलरी नर्व इंजुरी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट, जब भी आप एक्सिलरी क्रच यूज करते हैं तो आपको कौन सा याद रखना है कि ऑलवेज मेक 2 to 3 फिंगर जो है, या फिर 1 to 1.5 इंच डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड रेस्ट पैड टू प्रिवेंट द एक्सिलरी नर्व इंजुरी। तो जब आप क्रच का यूज़ करते हैं, ये कोई पर्सन है जिसकी फोर आर्म है, ठीक है, ये किसी पर्सन की फोर आर्म है, ये उसका शोल्डर है, ये अगर उसका शोल्डर है, ठीक है, ये शोल्डर है और ये फोर आर्म है, तो जब भी वो यूज़ करेगा इस क्रच को, तो ये जो एक्सिला होता है ना, एक्सिला वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एक्सिला वाला एरिया होता है, ठीक है, ये एक्सिलरी एरिया, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, उसके बीच में और ये जो रेस्ट पैड होता है इसके बीच में हमेशा जो है डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे एक डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, जो एटलीस्ट जो है 1 से 1.5 इंच का अपन कह सकते हैं, या 3 अंगुली का गैप होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रेस्ट, पूरी बॉडी का जो वेट है इसी रेस्ट पैड पे आप एक्सिला के थ्रू दोगे तो एक्सिला की नर्व की इंजरी होने के चांसेस क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। ठीक है, तो अब जब अपन को चलना भी है और रेस्ट जो है वो सारा अपना वेट जो है वो एक्सिला के ऊपर लेना भी नहीं है, तो अपन सारा वेट लेंगे कहाँ, सारा जो है वेट अपन कहाँ बियर करेंगे, पर्सन जो है वो कैसे चलेगा? तो वो जो सारा जो वेट जो लगाना होता है वो हैंड ग्रिप पे लगाना होता है। क्या करना होता है, हैंड ग्रिप पे, इस हैंड ग्रिप को पकड़ के जो है आपको वो वेट को लगाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट बी वाला जो पॉइंट है वो है हैंड ग्रिप जो होता है, हैंड ग्रिप जो होता है वो क्या होता है, शुड बी इवन टॉप ऑफ hip line and elbow flexed at 30 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि हैंड ग्रिप शुड बी इवन टॉप ऑफ द हिप लाइन। तो ये जो हैंड ग्रिप होता है यहाँ से ये एडजस्टेबल होता है, तो इसको एडजस्ट करके जो है आपका जो हैंड ग्रिप जो है वो कहाँ बनना चाहिए, तो हैंड ग्रिप शुड बी होना चाहिए इवन टॉप ऑफ हिप लाइन। आपकी जो हिप लाइन होती है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये उसकी नॉर्मल पोस्चर है, बॉडी है, ठीक है, ये उसके पैर है, ये उसका, ठीक है, तो ये जो हिप लाइन होती है, ठीक है, ये हिप लाइन जो होती है, हिप लाइन ये वाली, ठीक है, तो टॉप ऑफ द हिप लाइन होना चाहिए, टॉप ऑफ मतलब इससे भी ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक आपका क्या होना चाहिए, हैंड ग्रिप होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, हैंड ग्रिप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, हैंड ग्रिप। और जो हाथ जो होते हैं, ठीक है, ये जो आपका जो हाथ होता है ये 30 डिग्री क्या होना चाहिए, फ्लैक्स होना चाहिए, 30 डिग्री क्या होना चाहिए, फ्लैक्स, ये ऐसे होना चाहिए, ये एल्बो से ऐसे फ्लैक्स होना चाहिए, ये ऐसे करके ये आपका हैंड ग्रिप, ये ऐसे आपका हैंड ग्रिप बनना चाहिए, ऐसे पकड़ के ये हैंड ग्रिप बनना चाहिए। मतलब ये 30 डिग्री का क्या होना चाहिए, इसमें फ्लेक्शन होना चाहिए, 30 डिग्री का क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये 30 डिग्री का फ्लेक्शन होना चाहिए, ये 30 डिग्री का क्या होना चाहिए, फ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी फ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, जब आप वो फ्लेक्शन करेंगे तो नॉर्मली आपकी आर्म पिट की डिस्टेंस रहेगी, और जो वेट जो होता है वो आप अच्छे से क्या करोगे, आपका हैंड ग्रिप एक तो इस जगह पे अच्छा बनेगा और आप अच्छे से अपनी बॉडी का वेट क्या कर सकोगे, बियर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्बो जो है वो 30 डिग्री पे फ्लेक्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे इतना सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है
एडजस्टेबल हो गया, वेट बियरिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो अब जो है क्रच के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद जो है नेक्स्ट अपन जो है वो गेट के बारे में पढ़ते हैं कि गेट्स क्या होते हैं। तो गेट्स के अंदर सबसे पहला जो गेट्स आता है वो आता है 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट गेट का मतलब क्या होता है। 2 पॉइंट गेट का मतलब होता है, बेसिकली जो गेट्स का यहाँ पे मतलब होता है कि आप जब चलने के साथ के अंदर जो है वो क्रच का यूज़ कर रहे हो, जिस क्रच का यूज़ कर रहे हो उस क्रच को मिला के और आपके पैरों को मिला के जो है एक टाइम पे जो है कितने पॉइंट्स बन गए उसको अपन बोलते हैं गेट्स। एक टाइम पे जो है वो यानी कि फ्लोर पे कितने पॉइंट्स बन रहे उसको अपन गेट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे आगे आप समझोगे कैसे ये होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 2 पॉइंट गेट। तो 2 पॉइंट गेट क्या होता है। 2 पॉइंट गेट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, मूव करना है। क्या करना है, मूव करना है। किसको, राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग, मूव राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग टुगेदर। और दूसरा है मूव लेफ्ट क्रच एंड राइट लेग टुगेदर, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि राइट क्रच के साथ आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को मूव करना है, और लेफ्ट क्रच के साथ जो है वो आपको क्या करना है, राइट लेग को मूव करना है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये किसी के 2 फुट है, ये किसी के 2 फुट है, ठीक है। तो अगर ये किसी के जो 2 फुट है, ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या है, 2 क्रच है, ठीक है। ये 2 क्रच हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये वाला पैर अगर मूव करेगा पहले, तो उसके साथ साथ ये वाली क्रच जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। और ये वाली क्रच जब आगे जाएगी तो उसके साथ साथ ये वाला पैर जो है वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। यानी कि बेसिकली एक टाइम पे जो है आपके दो दो पॉइंट जो है वो फ्लोर पे आ रहे हैं या 2 गेट बन रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया तो उसके साथ साथ ये जा रहा, तो ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम ये जाएगा तो इसके साथ ये जाएगा, इसको ये अपन बोलते हैं 2 पॉइंट गेट बोलते हैं। देखिए यहाँ समझिए कि इस पर्सन के अंदर जो है जब ये क्या कर रहा है, इंजर्ड लेग को आगे कर रहा है, ये यहाँ पे इंजर्ड लेग को आगे कर रहा है, तो इंजर्ड लेग के साथ साथ जो है उसका ओपोजिट वाला क्रच है वो क्या जा रहा है, आगे की साइड में जा रहा है, ठीक है। और जब फाइन लेग को आगे कर रहा है तो फाइन लेग का जो इस साइड का जो ओपोजिट क्रच है वो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट गेट बोलते हैं। आई होप आपको 2 पॉइंट गेट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं 3 पॉइंट गेट की तरफ। नेक्स्ट अपना 3 पॉइंट गेट, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट गेट क्या होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट गेट के अंदर जो है एक टाइम पे फ्लोर पे कितने आपके जो क्रच और पैरों को मिला के एक टाइम पे 2 पॉइंट बन रहे थे, ठीक है। तो 3 पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट बनेंगे, 3 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट के अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है मूव बोथ क्रचेस एंड injured leg together, then move non-injured leg, ठीक है। तो 3 पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मूव बोथ क्रचेस, दोनों क्रच को मूव करना है विथ इंजर्ड लेग के साथ साथ आपको क्या करना है, दोनों ही क्रच को आपको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है नॉन इंजर्ड लेग जो है उसको आगे की तरफ क्या करना है, मूव करना। तो सीधी सी बात है ना, देखो फिर से वही डायग्राम आ जाएगा। ये आपकी 2 क्रच के पॉइंट हो गए, ठीक है। और ये हो गए आपके 2 फुट के पॉइंट हो गए, ये आपके 2 फुट के पॉइंट हो गए, ठीक है। और फुट के पॉइंट पे मान लो ये वाला आपका इंजर्ड लेग है, ठीक है, ये वाला आपका इंजर्ड लेग है, ठीक है। तो आप क्या करोगे एक टाइम पे कि इसको आपने यहाँ मूव किया, इसको आपने यहाँ मूव किया, इसको आपने यहाँ मूव किया, ये तीनों एक साथ मूव हो गए। देन सेकंड क्या होगा, ये वाला आपका यहाँ मूव होगा।
तो समझ में आ गई होगी कि एक टाइम पे यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 पॉइंट बन रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट गेट बन रहे हैं। देखो इस इमेज को अच्छे से समझो, ठीक है, कि इसने क्या किया, एक पॉइंट पे क्या किया, ये इंजर्ड लेग है ना, ये क्रच के साथ साथ आगे की साइड में ये ऐसे मूव होगा, ठीक है, ये ऐसे मूव होगा, आगे ऐसे मूव होगा, ठीक है, घुटने से आगे मूव होगा। तो ये घुटने से आगे मूव हुआ, देन आपने क्या किया, साथ साथ में इस वाले पैर को भी आगे की तरफ क्या किया, मूव किया, ठीक है, अफेक्टेड लेग, देन इसको भी आपने क्या किया, आगे की साइड में मूव किया। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट गेट बन गया। नेक्स्ट आता है आपका 4 पॉइंट गेट, ठीक है। तो 4 पॉइंट गेट में क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे आपके चारों पॉइंट जो है वो क्या हो गए, ज़मीन पे हो गए, ठीक है, चार आपके जो है दोनों क्रच और दोनों पैर को मिला के क्या होगा, वहाँ पे 4 पॉइंट गेट बनेगा, यानी कि वो चारों ही जो है वो क्या करेंगे, एक एक करके मूव करेंगे। अब देखो इसको समझते ये क्या होता है, ठीक है। मूव राइट क्रच देन लेफ्ट फुट देन लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट, ठीक है। तो पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट क्रच मूव करनी है और उसके ऑपोजिट लेफ्ट फुट को मूव करना है, फिर लेफ्ट क्रच को मूव करनी है, देन राइट फुट को मूव करना है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो 2 पॉइंट गेट के अंदर भी हो रहा था, बट 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या हो रहा था कि जब लेफ्ट क्रच आगे जा रही थी तो उसके साथ साथ में उसी के साथ साथ जा रहा था राइट फुट आगे जा रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होगा, पहले राइट फुट गया जस्ट, उसके बाद क्या जाएगी, राइट फुट गया, देन क्या जाएगी आपकी लेफ्ट क्रच जाएगी, ठीक है, देन लेफ्ट क्रच गई, उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट क्रच जाने के बाद क्या होगी आपका नेक्स्ट आपका राइट फुट जाएगा, तो उसके बाद वापस आपकी सॉरी, सबसे पहले अगर मान लो कि आपकी जो है राइट क्रच आगे गई, तो राइट क्रच अगर आगे गई तो राइट क्रच के जस्ट पीछे क्या जाएगा, राइट क्रच आपने आगे रखी, उसके बाद आप लेफ्ट फुट आगे रखोगे, देन आपने क्या करी, लेफ्ट क्रच आगे बढ़ाई, देन आप राइट फुट आगे रखोगे। तो यहाँ पे आपको चारों से ही चलना है, चारों से ही क्या चलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये इमेज को समझो, ये कोई इंसान सीधा खड़ा है, तो पहले इसने एक क्रच को आगे लिया, एक क्रच को आगे लिया, देन फिर इसने क्या किया, इस नॉन अफेक्टेड पैर को क्या किया, आगे लिया, ठीक है, देन उसने सेकंड क्रच को आगे लिया, ठीक है, देन क्या किया उसने, सेकंड पैर को आगे लिया, अफेक्टेड पैर को आगे लिया। मतलब इसमें क्या होगा, एक एक करके टक 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 करके क्या करेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट गेट बोलते हैं, ठीक है। अब 4 पॉइंट गेट के बाद जो है यहाँ पे जो है दो और इंपॉर्टेंट गेट आते हैं, दो और इंपॉर्टेंट गेट आते हैं जिनका नाम होता है स्विंग टू गेट। एक होता है स्विंग टू गेट और एक होता है स्विंग थ्रू गेट, स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट, ठीक है। तो अब देखो स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट क्या होता है वो मैं अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो देखो ये कोई इंसान खड़ा है, ये क्रचेज है उसकी, ये दोनों क्रचेज पॉइंट है और ये उसके पैर हैं, ठीक है। तो पहला आता है स्विंग टू गेट। टू मतलब क्या होता है, उस तक पहुंचना है, और थ्रू मतलब क्या होता है, उसको क्रॉस कर जाना है। ये इतना माइंड में रखना है, टू मतलब उस तक पहुंचना है और थ्रू मतलब उसको क्रॉस कर जाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्विंग टू गेट की। तो स्विंग टू के अंदर क्या होगा कि ये जो क्रचेज हैं, कोई भी पर्सन जो है वो क्या करेगा, अपने इन दोनों फुट को जो है इस क्रचेज तक पहुंचाएगा, यानी कि जंप करके जो है क्या आएगा, इस क्रचेज तक आएगा, क्रच तक क्या करेगा, पहुंचेगा। तो वो क्या हो गया आपका स्विंग टू गेट। स्विंग टू का मतलब क्रच तक पहुंचना, स्विंग टू गेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्विंग थ्रू गेट, नेक्स्ट है आपका स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू गेट। तो स्विंग थ्रू गेट के अंदर क्या होता है कि ये किसी पर्सन की जो है वो अफेक्टेड लेग है, ठीक है, और ये आपकी दोनों ही क्या है, क्रचेज हैं, ये आपकी दोनों ही क्रचेज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो पर्सन जो है वो अपनी दोनों ही अफेक्टेड लेग के साथ क्या करेगा, इससे आगे जाएगा, इससे यहाँ से जंप करके क्या होगा,
इन क्रचेस से आगे जाएगा, क्रच तक नहीं जाएगा, स्विंग थ्रू यानी कि इसको क्रॉस करके क्या होगा, आगे जाएगा, मतलब अपने दोनों पैरों को यहाँ तक पहुँचेगा, जबकि इसमें दोनों पैरों तक सिर्फ वो जंप करके यहीं पहुँचा रहता है। इसको बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट। इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है कि ये दोनों ही गेट जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, ट्राइपॉड पोजिशन में होते हैं, ट्राइपॉड पोजीशन में होता है। ट्राइपॉड पोजीशन ही तो है, ये देखो ये पैर हो गए, ये ट्राइपॉड पोजीशन बन गई ना, ये ट्राइपॉड पोजीशन, ये ट्राइपॉड पोजीशन। तो ये दोनों ही गेट जो होते हैं स्विंग टू और स्विंग थ्रू, ये हमेशा ट्राइपॉड पोजीशन में होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑलवेज वियर गेट बेल्ट बिफोर मूवमेंट। हमेशा जो है, जो अफेक्टेड जो पर्सन होता है उसको मूवमेंट से पहले एक तो ट्राइपॉड पोजीशन के अंदर अच्छे से खड़ा रहना, अच्छे से ग्रिप बनानी है, और उसके अलावा हमेशा मूवमेंट के लिए जो है गेट बेल्ट को क्या करना होता है, वियर करना होता है। सपोर्ट के लिए क्या करना होता है, गेट बेल्ट को वियर करना होता है। तो ये हो गया आपका स्विंग टू और स्विंग थ्रू गेट। अब यहाँ पे जो है लास्ट एक और मैं बता देता हूँ आपको स्टेयर्स के बारे में, स्टेयर्स के बारे में, ठीक है। स्टेयर्स के लिए कौन सा गेट होता है, स्टेयर्स का मतलब होता है, स्टेयर्स का मतलब होता है ये आपकी सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों में कौन सा गेट यूज होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में और सीढ़ियाँ उतरने में। अप स्टेयर और डाउन स्टेयर की बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है अप स्टेयर, एक आता है डाउन स्टेयर। अप स्टेयर और डाउन स्टेयर, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, गुड अप और बैड जो होगा वो क्या होगा, डाउन जाएगा। गुड अप होगा और बैड क्या जाएगा, डाउन जाएगा। गुड अप और बैड डाउन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुड अप और बैड डाउन, गुड अप और बैड डाउन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्रच के साथ खड़ा है तो उसकी जो फाइन लेग जो होगी, उसकी जो फाइन लेग होगी, जो सही लेग होगी वो हमेशा पहले ऊपर जाएगी। फाइन लेग जो होगी ना वो पहले ऊपर जाएगी, क्रच क्या रहेगी, नीचे रहेगी, क्रच नीचे रहेगी। दोनों ही क्रच जो होती है वो क्या रहेगी, नीचे रहेगी, ठीक है। क्रच और अफेक्टेड लेग नीचे रहेगी, और जो सही जो पैर होगा, गुड जो होगा वो क्या होगा, पहले अप जाएगा। देन उसको फॉलो करते हुए क्या होगी, क्रच भी क्या करेगी, ऊपर आएगी। देन उसी को फॉलो करते हुए क्रच भी क्या करेगी, ऊपर आएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, डाउन स्टेयर में क्या होता है, बैड डाउन। बैड डाउन का मतलब होता है जो आपकी इंजर्ड लेग होती है वो पहले नीचे आएगी। इंजर्ड लेग क्या होगी, आपकी क्रच के साथ साथ पहले नीचे आएगी, यानी कि आपकी क्रच आ गई, ये आपकी क्रच नीचे आ गई, ठीक है। ये फाइन लेग यहीं पे है, आपकी फाइन लेग यहीं पे, ठीक है। ये क्रच आ गई, और इस क्रच के साथ साथ जो आपकी इंजर्ड लेग है वो नीचे आ गई, ये आपकी इंजर्ड लेग आ गई नीचे, ठीक है। देन फिर क्या होगी, इसको फॉलो करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए आपकी जो है ये वापस जो आपकी जो जो नॉन अफेक्टेड लेग जो है वो नीचे आएगी। तो पहले आपकी अफेक्टेड लेग क्रच के साथ साथ नीचे आएगी, देन उसके बाद क्या होगी, आपकी जो सही लेग है वो क्या होगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो गुड अप जो आपकी फाइन लेग होती है वो पहले ऊपर जाएगी, देन उसको फॉलो करते हुए आपकी जो क्रच और नॉन अफेक्टेड लेग क्या होगी, ऊपर आएगी। तो ये होता है स्टेयर्स, अप स्टेयर और डाउन स्टेयर। आई होप आपको जो है ये क्रच वॉकिंग वाली जो क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी।